प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि जब जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बनाए गए, उसको उत्खनन करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई, तो उन्होंने 2 टीमें बनाई थी, जिसमें से एक का जो अध्यक्ष था वो कौन था, दयाराम सहनी, जिसने 1921 ईस्वी में किसकी खोज की, तो वो हड़प्पा की खोज की थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अच्छा, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई और कब किसने की, तो मोहनजोदड़ो की खोज उसी के 1 वर्ष बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और जो लोथल है, ये लोथल प्रमुख स्थल है। इससे संबंधित प्रश्न आगे है, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। ये भी प्रश्न आगे है, तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो कौन सा था। विच वन ऑफ द सिटी वॉज लार्जेस्ट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा है लोथल, तीसरा कालीबंगन और चौथा धौलावीरा। तो मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर था हड़प्पा सभ्यता में जो सर्वाधिक बड़ा था, यानी सबसे बड़ा अगर नगर कहा जाए तो वो मोहनजोदड़ो ही था। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला यानी माउंड ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। और जॉन मार्शल ने ही माउंड ऑफ डेड की संज्ञा दी थी। किसको दी थी, तो वो था, क्या वो चन्हुदारो था, क्या मोहनजोदड़ो था, क्या कालीबंगन था, क्या हड़प्पा था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर कह रहा है कि सिंधुवासी इनमें से किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे। तो पहला ऑप्शन है कांसा, लोहा, सोना और तांबा। तो देखिए कांसा, अभी मैंने आपको क्या बताया कि तांबे में 3 मिला करके वो कांसा बनाते थे, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता नाम पड़ा। और चूँकि सोने का आभूषण, जब मैंने आपको बताया था कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उसमें जो रहन सहन था या फिर जो समाज में आभूषण पहने जाते थे स्त्रियों के द्वारा और पुरुष के द्वारा, दोनों के द्वारा, तो उसमें सोना भी था। लेकिन लोहा का जो व्यवहार था, लोहा से ये लोग अपरिचित थे। लोहा का जो प्रयोग होगा तो वो वैदिक काल में होगा, बड़ी मात्रा में होगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, अनजान थे। जब परिचित ही नहीं थे तो व्यवहार कैसे करेंगे। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा, ऑप्शन बी। चलिए 6ठा नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति, स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, कहाँ से प्राप्त हुई थी। पहला ऑप्शन कह रहा है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कह रहा है हड़प्पा, ऑप्शन सी कह रहा है कोट दीजी और ऑप्शन डी कह रहा है राखी गढ़ी। तो साथियों मैंने आपको बताया था कि जो नर्तकी की मूर्ति है वो बनी किसकी थी, कांसे की, और प्राप्त कहाँ से हुई थी, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी कांसे की नर्तकी की मूर्ति। 7वां प्रश्न कह रहा है कि चन्हुदारो किसका प्रमुख उत्पादन केंद्र है, मतलब था। यानी चन्हुदारो जो एक स्थल था बलूचिस्तान में, अभी ये साइट पड़ता है, तो ये क्या चीज़ के लिए फेमस था, किस चीज़ की उत्पादन के लिए प्रमुख था। पहला ऑप्शन कह रहा मोहर बनाने के लिए, दूसरा मनका बनाने के लिए, तीसरा कह रहा मूर्ति और चौथा कह रहा सभी। तो मैंने आपको बताया था कि जो चन्हुदारो है वो मनका के लिए फेमस था। और मनका क्या था, मतलब आज जो स्थान मोतियों का होता है वही उस समय मनके का हुआ करता था, जिनसे मालाएं बनाई जाती थी। अगला जो प्रश्न 8वां नंबर कि पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था। तो मैंने बताया था आपको कि जो पशुपति की मूर्ति है, जो पशुपति का मुहर मिला था, उस मुहर में उसके आसन के नीचे 2 मृग था, और फिर क्या था, हाथी, फिर उसके बाद बाघ, उसके बाद गेंडा और फिर भैंसा। ये सारे के सारे जानवर थे। तो अब ज़रा देखें आप, हाथी ऑप्शन में है ही नहीं, बाघ है। प्रश्न कह रहा है कि चित्र नहीं था तो नहीं ढूंढना है,
अब देखिए भैंसा है, तो भैंसा तो ऑप्शन में है। हिरन, मृग, मैंने बताया कि आसन के नीचे दो मृग, मृग ही हिरन है, हिरन ही मृग है। और जो गेंडा है, गेंडा ऑप्शन में नहीं है। लेकिन जो सांड है, सांड, क्या ये कहीं आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, तो सांड इस लिस्ट में कहीं नहीं था। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सांड हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किसको नाविकों का देश कहा जाता है? जो नाविक है, नाविकों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है मेलुहा को, ऑप्शन बी कह रहा है दिलमुन, ऑप्शन सी मगान, या फिर सभी। तो साथियों, मैंने आपको बताया था कि मेलुहा जो कि सिंध में पड़ता था, इसको नाविकों का देश कहा गया। और इनका जो बिजनेस है कहाँ कहाँ से होता था? तो ईरान में, यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहाँ के दो स्थल, एक का नाम था दिलमुन, दूसरे का नाम था मगान। इन दोनों के साथ व्यापारिक संबंध था किसका? मेलुहा का। और इसी को क्या कहा जाता है? नाविकों का देश। अगला प्रश्न, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 10वां नंबर का प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि नाप तौल के लिए किसके गुणज अंक का इस्तेमाल किया जाता था? यानी जो बाट बटखरे थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उसके लिए जो अंक इस्तेमाल में लाया जाता था, क्या वो 12 था, क्या वो 16 था, 15 था या 13 था? तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है, और सारे के सारे प्रश्न आप जाके पिछले वीडियो को देखें और सभी प्रश्न का उत्तर आसानी से आप दे पाएंगे। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 16 या फिर इसके गुणज अंक 32, 64, यानी 16 के पहाड़े में जो जो अंक आता है उन सब का उपयोग किया जाता था नाप तौल के लिए। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की शवाधान की प्रमुख विधियां क्या थी? शवाधान का मतलब जो लाशें थी उसकी क्या विधियां थी? लाशों को दफनाया जाता था या फिर लाशों को जलाया जाता था? तो ऑप्शन ए कह रहा है दफनाने की प्रथा थी, ऑप्शन बी कह रहा है जलाने की प्रथा थी, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कोई नहीं, ना जलाना ना दफनाना, ना जलाएगा ना दफनाएगा तो फिर क्या करेगा? जंगलों में छोड़ देगा। वो प्रथा पारसियों में पाया जाता आज भी, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ढूंढना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और जलाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। इसका मतलब सिंधु सभ्यता के लोग दफनाते भी थे और जलाते भी थे। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी। सी ऑप्शन में कह रहा है दोनों। 12वां नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक स्थल भारत अवस्थित है? यानी वर्तमान भारत की बात हो रही है। उस समय तो जब खोज हुई थी तो भारत और पाकिस्तान का तो अस्तित्व ही नहीं था। तो चूँकि अब पाकिस्तान बन चुका है, इसीलिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में भी प्रेजेंट में इनमें से कौन सा स्थल है? क्या सुतका गेंडोर है? नहीं, ये मैंने आपको बताया था बलूचिस्तान में है। अगला ऑप्शन क्या है? डाबरकोट, ये भी कहाँ है? बलूचिस्तान में है। ये जो आपका कोट दीजिए है ये कहाँ है? ये कोट दीजिए भी आपके बलूचिस्तान में ही है। मतलब ये तीनों जो ऑप्शन मैंने लिया है वो पाकिस्तान से लिया है, मतलब पाकिस्तान से नहीं लिया है, ये तीनों ही स्थल पाकिस्तान में पड़ता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं जिनका संबंध भारत से हो। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता के लोग कौन से वृक्ष की पूजा करते थे? क्या वो पीपल का पेड़, क्या वो बरगद है, या फिर दोनों है, या फिर कोई नहीं है? तो जो पीपल का पेड़ है, मैंने आपको पढ़ाया था नाग पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा, और जो जननांग है प्रजनन शक्ति की पूजा, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको एकदम विस्तार से बताया हुआ है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पीपल के वृक्ष की पूजा। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में किसका अस्तित्व नहीं था? यानी इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसका एग्जिस्टेंस सिंधु सभ्यता में था ही नहीं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पुरोहित का,
क्या एग्जिस्टेंस था? जी हाँ था, क्योंकि जो महान स्नानागार था, महान स्नानागार कहाँ है वो तो प्रश्न में भी दिया है, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा। महान स्नानागार, इनके 3 तरफ रूम बने हुए थे और इन्हीं रूम में कौन रहा करते थे? पुरोहित। इसका मतलब पुरोहित का अस्तित्व तो था। उसके बाद ऑप्शन सी क्या कह रहा है? नाग पूजा। तो मैंने आपको बताया था कि नाग की पूजा होती थी और उस नाग को क्या माना गया था? शिव का जो वाहन है नाग को माना गया था। वृक्ष की पूजा, अभी आपने देखा कि वृक्ष की पूजा पीपल। लेकिन मंदिर, जो ऑप्शन बी में है, मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं था। पूजा होती थी लेकिन प्रत्येक सामान की पूजा होती थी, पानी, खाने पीने की चीज़ें, या फिर जो जिस रूम में रहते थे उस रूम की भी पूजा होती थी, जिस बिस्तर पे सोते थे उस बिस्तर की भी पूजा होती थी। इस तरह से अगर देखा जाए तो मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं था। 15वां प्रश्न कह रहा है कि व्हीलर ने किसे सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है? सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसे माना है? विदेशी आक्रमण को, प्राकृतिक कारण को, प्रशासनिक शिथिलता को, या फिर डी सभी को? ऑप्शन ए कह रहा है विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी कह रहा है प्राकृतिक कारण, ऑप्शन सी कह रहा है प्रशासनिक शिथिलता, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है सभी। यहाँ बात व्हीलर की है। अगर यहाँ किसी व्यक्ति का नाम यानी किसी साहित्यकार का नाम मेंशन नहीं होता तो फिर ऑप्शन सभी होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे व्हीलर नाम दर्शा दिया गया है तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में कौन? इनका मानना था कि जब आर्यंस आए भारत में तो आर्यंस ने क्या किया, इन सभी स्थलों पर आक्रमण किया और फिर इनके अस्तित्व को नष्ट कर दिया और एक नई सभ्यता का फिर से प्रारंभ हुआ और उस सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। ऐसा व्हीलर का मानना है, लेकिन बाकी इतिहासकार ऐसा नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जब आक्रमण करेंगे तो पूरे के पूरे स्थल को क्यों नष्ट करेंगे, उन्हीं में कुछ विस्तार किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन नष्ट करके फिर से बनाना ये तो गलत बात है। तो व्हीलर के मत से लोग सहमत नहीं हैं। इनका मत है, लोगों का सहमति नहीं है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 16, मोहनजोदड़ो के स्नानागार का जो आयाम था क्या था? आयाम का मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात हो रही है। मोहनजोदड़ो के स्नानागार, मोहनजोदड़ो का ही स्नानागार था जिसके बारे में मैंने आपको अभी इधर बताया कि इनके तीनों ओर रूम बना हुआ था और उन रूम में कौन लोग रहते थे? उन रूम में क्या रहते थे? पुरोहित लोग रहते थे। और ऑप्शन ए कह रहा है कि 12 मीटर गुना 7 मीटर गुना 2.5 मीटर, यानी 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर ऊंचा था। और 17वां नंबर का जो प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नहरों का प्रमाण मिला है? तो जब मैं आपको कृषि बता रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बताया था कि कृषि कार्य कैसे किया जाता था, उसके लिए सिंचाई की क्या व्यवस्थाएं थी, हल कैसे जोते जाते थे, हल को क्या चीज़ से खींचा जाता था, कौन से पशुओं के द्वारा खींचा जाता था, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई है। उनमें से एक प्रश्न है कि नहरों का जो प्रमाण है, सिंचाई के लिए नहर का उपयोग किया जाता था और नहरों का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? तो अफ़गानिस्तान में एक स्थल है जिसका नाम है शोरतुघई, यहीं से नहर का प्रमाण मिला है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 18वां जो नंबर है, 18वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दुकानों का प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? इसका मतलब है कि उस समय भी मार्केटिंग होती होगी, शॉपिंग करते होंगे लोग। शॉपिंग और मार्केटिंग में अंतर है। शॉपिंग होता है और मार्केटिंग का मतलब जो दैनिक जीवन की चीज़ें हम लोग खरीदते हैं वो मार्केटिंग है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि दुकानों का जो प्रमाण है सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? क्या बनावली वो स्थल है, क्या धौलावीरा वो स्थल है, क्या लोथल है,
या फिर क्या वो चन्होदारो है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लोथल है, लोथल से ही क्या मिला है, दुकान का प्रमाण, गोदीबारा का प्रमाण, और फिर साथ ही साथ क्या, जो लोथल है यहीं से पहली बार पत्थर से बना हुआ जो किला है वो भी प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मातृ देवी की तुलना किससे की जाती है, यानी मातृ देवी जिसकी पूजा होती थी उसकी जो तुलना है वो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है, चार तो नहीं है, तीनों है, इन तीनों में से कोई एक है या फिर इन तीनों के तीनों हैं, उनसे तुलना की जाती थी मातृ देवी की। पहला ऑप्शन कह रहा है इंद्र, ऑप्शन बी कह रहा है इसिस, ऑप्शन सी कह रहा है पशुपति, या फिर डी कह रहा है सभी। जो मातृ देवी है, स्वाभाविक सी बात है, मातृ मतलब माता की बात हो रही है, तो इंद्र तो होने से रहा और पशुपति तो होने से रहा। जब इंद्र नहीं होगा और पशुपति भी नहीं होगा तो क्या डी होगा, नहीं, बचा कौन, बी। इसका मतलब इसिस। और ये जो इसिस है ना, ये नील नदी जो मिस्र में है उसमें जो जल की देवता है, देवी है, देवता तो नहीं, देवी है इसिस, इसी की तुलना मातृ देवी या मातृ देवी की तुलना इसिस से, यानी दोनों को एक समान माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है मिस्र की, उसमें इसिस। अगला प्रश्न 20 नंबर का है, वो कह रहा है लोथल के गोदीबारा का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सी दिशा में है। देखिए, लोथल का जो गोदीबारा था इस तरह से था और उत्तर दिशा में क्या था इसका प्रवेश द्वार, और मैंने आपको बताया था कि उत्तर ही दिशा में क्या था, तो नदी, और इस नदी के माध्यम से जहाज़ इस गोदीबारा में आता जाता था और फिर यहीं से क्या होता था, बिजनेस। और इसी के आसपास में ये जो स्थल है, इसी के आसपास में ये क्या था, तो नगर था, जहाँ से नगर था। इसके अलावा जो कृषि कार्य होता था, यहाँ से जाकर के सामानों को यहाँ रखा जाता था और यहाँ से अलग अलग जगह में भेजा जाता था। तो इतना अच्छा सभ्यता था। और ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में और पश्चिम में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका कि जो प्रवेश द्वार था वो उत्तर में, उत्तर की ओर था। 21वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लोथल के गोदीबारा का जो आयाम था, जो डायमेंशन था, वो क्या था। क्या वो 212 मीटर लंबा, 37 मीटर चौड़ा, 3.3 मीटर ऊंचा था, या फिर 218 मीटर लंबा, 37 मीटर चौड़ा, 5 मीटर ऊंचा था। और ऑप्शन सी कह रहा है कि 218 मीटर लंबा, 37 चौड़ा, 3.3 मीटर ऊंचा। जी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी ही होगा। मैंने आपको बताया था कि जो लोथल है उसका जो गोदीबारा है उसकी लेंथ कितनी है, 218 मीटर लंबी है, चौड़ी कितनी है, 37 मीटर, और 3.3 मीटर ऊंची है। 22वां और आखिरी प्रश्न आज का क्या कह रहा है कि व्हीलर महोदय, इन्होंने किसी एक देवता को या एक देवी को जो किला था, जो फोर्ट था, फोर्टिफिकेशन का प्रमाण मैंने आपको बताया था कि जो किला है, किला का प्रमाण मिला है। आप बताइए कमेंट में कि किला का पहली बार प्रमाण कहाँ से देखा गया, और उस किलों को ध्वस्त किया गया तो आखिर कैसे, कौन थे इतने शक्तिशाली जिन्होंने उन किलों को नष्ट किया। क्या वो पशुपति थे, क्या वो इंद्र थे, क्या वो मातृ देवी थी, या फिर सब ने मिलकर के किलों को ध्वस्त किया। तो भाई, मातृ देवी जिनकी पूजा होती थी वो अपने बच्चों के किलों को क्यों नष्ट करेंगी। पशुपति जिनकी आराधना की जाती थी, यहाँ देखिए मैंने आपको बताया है कि जो पशुपति है, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र, ये वाला प्रश्न में, तो इसका मतलब है कि पशुपति की तो पूजा होती थी। जब पशुपति की पूजा होगी तो आप खुद ही सोचें, क्या पशुपति जी वो किलों को नष्ट करेंगे, नहीं। जब पशुपति नष्ट नहीं करेंगे, मातृ देवी नष्ट नहीं करेंगी, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। बचे कौन, बी।
बी ऑप्शन में है इंद्र। ये जो इंद्र है, इंद्र भी एक देवता है। जिस तरह से पशुपति एक देवता है, मातृदेवी एक देवी है, उसी तरह से इंद्र भी क्या है, एक देवता है। लेकिन ये जो देवता है ये वैदिक काल में देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में इन्हीं दोनों का प्रमाण मिला है। इंद्र का जो प्रमाण है, इंद्र जिसको पुरंदर भी कहते हैं, इनका जो प्रमाण है वो वैदिक काल में दिखाई देता है। और व्हीलर महोदय ही ने बताया था ना कि जब कौन लोग आए थे, आर्यंस, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आक्रमण किया था सिंधु घाटी सभ्यता पर। और उन्हीं का एक देवता जो कि इंद्र था, उन्होंने किलों को क्या किया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। और इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई और उसका अस्तित्व ही बचा है, सिर्फ उसके साक्ष्य ही बचे हैं और वो सभ्यता नहीं बचा। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे के सारे प्रश्न को देखा। और एक बात बता दूं कि इनसे बनने वाले जो बड़े प्रश्न हैं 3 नंबर और 5 नंबर के, मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने आपको पिन कर दिया है। जाइए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए और वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और इनका कोई नोट्स नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इसका तो नोट्स होगा नहीं। जो सब्जेक्टिव प्रश्न होगा 10 प्रश्न, उसका नोट्स मैंने दे दिया है टेलीग्राम पर और उसका लिंक भी मैंने दे दिया है। तो चलिए आज के लिए, और इतिहास का जो पहला चैप्टर है उसके लिए इतना ही। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद।